नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। भारत की विशाल, जटिल और विविधता से भरी सीमाएं। किसी भी देश की सुरक्षा उसकी सरहदों से तय होती है, लेकिन भारत जैसे बड़े और विविध देश के लिए असल में ये काम कितना चुनौतीपूर्ण है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बार इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 15,106.7 किलोमीटर, ये हमारी जमीनी सीमा की कुल लंबाई है। जरा सोचिए, तपते हुए रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़, घने जंगल और दलदली इलाके। इतनी बड़ी और अलग अलग तरह की सीमा को सुरक्षित रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है ना? लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जमीनी सीमा के साथ साथ हमारी 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा भी है, जिसमें हमारे द्वीप समूह भी शामिल हैं। जब हम इन दोनों आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं, तब जाकर हमें इस बात का असली अंदाजा होता है कि भारत की सुरक्षा का पैमाना दरअसल कितना बड़ा और अहम है। आज की इस चर्चा में हम इस पूरी जानकारी को 5 आसान हिस्सों में बांटने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे चुनौती के पैमाने से, फिर बात करेंगे ऊंचे पहाड़ी इलाकों के रणनीतिक फ्लैश पॉइंट्स की, उसके बाद खुली सीमाओं की दुविधा, फिर जल सीमाओं की जटिलता और आखिर में देखेंगे कि आधुनिक सीमा प्रबंधन यानी मॉडर्न बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, चुनौती का पैमाना रक्षा रेखा से परे। आखिर इतने बड़े देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का असली मतलब क्या होता है? देखिए, हमें अक्सर लगता है कि सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन दोनों एक ही बातें हैं, पर ऐसा नहीं है। इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। बॉर्डर सिक्योरिटी का मतलब आसान शब्दों में कहें तो सैन्य तरीके से सरहदों की रक्षा करना है, लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत ही व्यापक नजरिया है। इसमें ना सिर्फ देश के हितों की रक्षा करना शामिल है, बल्कि वैध व्यापार को मैनेज करना और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को रोकना भी आता है। ये एक पूरा सिस्टम है। अब इसे ऐसे समझिए, हमारे पड़ोसी देशों में काफ़ी विविधता है और इसीलिए हमें अलग अलग सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है, जिसकी रक्षा बीएसएफ करती है। वहीं चीन के बॉर्डर के लिए आईटीबीपी है, नेपाल और भूटान के लिए एसएसबी और म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स तैनात हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं, इतने सारे अलग अलग फोर्सेस होने की वजह से इनके बीच तालमेल बिठाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, रणनीतिक फ्लैश पॉइंट्स यानी विवादित सीमांत क्षेत्र। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमाएं ऐतिहासिक रूप से काफ़ी विवादित रही हैं और यहाँ सेना की तैनाती बहुत ज़्यादा रहती है। चीन के साथ हमारी 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा का इतिहास काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1962 के युद्ध के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC एक तरह से वजूद में आई, लेकिन क्योंकि सीमा का पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ तनाव हमेशा बना रहता है। याद कीजिए, 2013 में दौलत बेग ओल्डी में एक लंबा स्टैंड ऑफ हुआ था, फिर 2020 में गलवान घाटी की वो दुखदाई झड़प और 2022 में तवांग सेक्टर में भी टकराव देखा गया। असल में दोनों देशों के अपने अपने क्षेत्रीय दावे हैं और लगातार चल रहे कंस्ट्रक्शन ने इस स्थिति को और भी सेंसिटिव बना दिया है। अगर हम पश्चिमी मोर्चे की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर का विवाद एक बहुत बड़ा रणनीतिक मुद्दा है। दरअसल ये पूरा झमेला 1949 के कराची युद्धविराम समझौते में इस्तेमाल किए गए कुछ अस्पष्ट शब्दों की वजह से शुरू हुआ था। वो समझौता ग्रिड रेफरेंस NJ 9842 पर आकर रुक गया था। अब पाकिस्तान का दावा है कि यहां से लाइन सीधे काराकोरम दर्रे तक जाती है, जबकि भारत का स्पष्ट मानना है कि ये लाइन साल्टोरो रेंज की चोटियों के साथ साथ आगे बढ़ती है। और इसी अहम हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए भारत ने 1983 में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। चलिए अब इन दुर्गम बर्फीले पहाड़ों से निकलकर थोड़ा पूर्व यानी ईस्ट की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा विषय है पोरस या खुली सीमाओं की दुविधा। जब सरहदें आपस में घुली मिली होती है ना, तो आंतरिक सुरक्षा एक बिल्कुल अलग ही लेवल की चुनौती बन जाती है। यहाँ पर म्यांमार सीमा की एक बड़ी अनोखी व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। इसे फ्री मूवमेंट रेजीम या FMR कहा जाता था। क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाली जनजातियों के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं, इसलिए इस व्यवस्था के तहत उन्हें बिना वीज़ा एक दूसरे के देश में 16 किलोमीटर अंदर तक आने जाने की छूट थी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन अवैध इमिग्रेशन और विद्रोही गुटों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल की वजह से सरकार को मजबूरन 2024 में इस FMR को रद्द करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर का नज़रिया बिल्कुल अलग है।
ये लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा 54 से ज्यादा नदियों और घने दलदली इलाकों से होकर गुजरती है। 2015 के ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते ने बस्तियों या एन्क्लेव का वो सदियों पुराना उलझा हुआ मुद्दा तो जरूर सुलझा दिया, लेकिन इस भौगोलिक जटिलता की वजह से मवेशियों की तस्करी और अवैध व्यापार आज भी यहाँ एक बहुत बड़ी आर्थिक और सुरक्षा चुनौती बने हुए हैं। जमीनी सरहदों के इन किस्सों के बाद अब आते हैं अपने चौथे विषय पर, जल सीमाओं की जटिलता, यानी नदियां, मुहाने और समुद्र के रास्ते आने वाली चुनौतियां। क्या आपने सर क्रीक का नाम सुना है? भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात में 96 किलोमीटर लंबा ये मुहाना एक काफी पुराना विवाद है। सुनकर शायद अजीब लगे, पर यह पूरा मुद्दा 1908 में सिर्फ जला और लकड़ी इकट्ठा करने को लेकर शुरू हुआ था। 1914 के बॉम्बे रेजोल्यूशन में सीमा को ग्रीन बैंड के रूप में दिखाया गया, पर उसमें चैनल के सेंटर का भी जिक्र था। आगे चल के 1968 के ट्रिब्यूनल ने भारत के ज्यादातर दावों को मान तो लिया, लेकिन सर क्रीक को इसमें शामिल नहीं किया। ये इलाका सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के लिए ही नहीं, बल्कि तेल और गैस के भंडारों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जाता है। इस मुद्दे की तह तक जाने के लिए हमें थलवेग सिद्धांत या थालवेग डॉक्ट्रिन को थोड़ा समझना होगा। ये इंटरनेशनल लॉ का एक बेसिक उसूल है, जिसके मुताबिक दो देशों के बीच अगर कोई नदी सीमा बनाती है तो उसे मिड चैनल यानी नदी के बीचों बीच से बांटा जा सकता है। भारत इसी सिद्धांत के आधार पर सर क्रीक के बीचों बीच अपनी सीमा मानता है, पर पाकिस्तान इस बात पर अड़ गया है कि यह सिद्धांत यहां लागू ही नहीं होता, क्योंकि उनके हिसाब से सर क्रीक कोई आम नदी नहीं बल्कि एक ज्वारीय मुहाना या टाइडल एस्चुअरी है। ठीक इसी तरह थोड़ा दक्षिण यानी साउथ की तरफ देखें तो श्रीलंका के साथ भी हमारी समुद्री सीमा के अपने अलग पेच हैं। 1974 में भारत ने कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था, लेकिन हमारे भारतीय मछुआरे आज भी पाक की खाड़ी को अपना पारंपरिक क्षेत्र मानते हैं। अब होता क्या है कि अनजाने में सीमा पार कर लेने और मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बन जाती है। इन्हीं मामलों को सुलझाने और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए हमारी नौसेना और कोस्ट गार्ड लगातार वहां गश्त करते रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हमें कहां ले जाता है। हमारा आखिरी विषय है आधुनिक सीमा प्रबंधन यानी सुरक्षा का भविष्य। 21वीं सदी की इन चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, आइए जानते हैं। इस दिशा में जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया गया है वो है CIBMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। 2016 के पठानकोट हमले के बाद लागू किया गया ये सिस्टम दरअसल उन जगहों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जहां फिजिकल कंटीले तार लगाना नामुमकिन सा है। इसे ऐसे समझिए कि यह सिस्टम मैनुअल पेट्रोलिंग की जगह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी पर निर्भर करता है। इसमें एडवांस थर्मल इमेजर, जमीन के अंदर छुपे सेंसर्स और राडार का इस्तेमाल होता है। ये सब मिलकर कंट्रोल रूम को किसी भी अनजान गतिविधि की एकदम सटीक और रियल टाइम जानकारी देते हैं। अब एक दिलचस्प बात यहां देखिए, सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान से भी सरहदों पर बाज जैसी नजर रखी जा रही है। DRDO द्वारा बनाए गए रुस्तम जैसे एडवांस ड्रोन्स और छोटे माइक्रो ड्रोन्स इस आधुनिक सुरक्षा का बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। सोचकर देखिए, उन घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में जहां इंसानों के लिए गश्त लगाना बेहद मुश्किल होता है, वहां ये मानव रहित हवाई वाहन या UAVs बिना थके दिन रात टोह लेने का काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद भी हम जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सेंसर्स और ड्रोन्स हमारी मदद जरूर करते हैं, पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे भारी और ऊंची तारों की बाड़, रात को जगमगाती तेज फ्लड लाइट्स और सबसे बढ़कर सरहद पर मुस्तैद हमारे जवानों की सतर्कता, इसका कोई विकल्प नहीं है। तकनीक इंसान को रिप्लेस नहीं कर रही है, बल्कि वो तो उनकी आंखों और कानों को और ज्यादा ताकतवर बना रही है। और हां, एक और बहुत जरूरी बात, एक बेहतरीन बॉर्डर मैनेजमेंट सिर्फ बंदूकों और रडारों से मुकम्मल नहीं होता। इसका सीधा कनेक्शन वहां रहने वाले बॉर्डर कम्युनिटीज के विकास से भी है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और 2022 का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स खास तौर पर बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों के लिए नए अवसर और बेहतर बुनियादी सुविधाएं ला रहे हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की मदद से वैध व्यापार और इमिग्रेशन को भी आसान बनाया जा रहा है, क्योंकि याद रखिए, अगर सरहद पर रहने वाला समुदाय खुशहाल और सुरक्षित है तो वही देश की सुरक्षा की सबसे पहली और सबसे मजबूत दीवार बनता है।
तो आज के इस विश्लेषण में हमने भारत की विशाल सीमाओं, उनकी जटिलताओं और उन्हें सुरक्षित रखने वाले आधुनिक समाधानों को करीब से समझा। जाते जाते एक ऐसी बात जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे, जैसे जैसे ये ड्रोन्स और स्मार्ट सेंसर्स फिजिकली मौजूद कंटीले तारों की जगह ले रहे हैं, तो क्या 21वीं सदी की ये हाईटेक तकनीक दुनिया भर के पुराने क्षेत्रीय विवादों को पूरी तरह से बदल कर रख देगी? क्या आने वाले वक्त में सरहदें जमीन पर नहीं बल्कि डेटा और डिजिटल सिस्टम से तय होंगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।